will read chapter 6, administrative system and architecture during the medieval age. Part 1. Casimir's Logdairo, a group of folk singers, was organized in the village square chalk, and the entire village had gathered there at night. कासमीर लोकडायरो लोकगीत एक फोक सिंगरों का एक ग्रुप लोक डायरा विलेज के चौक में आयोजित किया गया था और सारा गांव वहां पे रात में इकट्ठा हुआ था. स्मॉल चिल्ड्रेन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन द फ्रंट रो. छोटे बच्चे जो हैं वो फ्रंट रो में अपना पोजीशन ले लिए थे, आकर बैठ गए थे. पेट्रोटिक सॉन्ग वेयर ऑल्सो बीइंग सिंग एट द लोक डायरो अलॉन्ग विथ फोक सॉन्ग. फोक सॉन्ग के अलावा, लोकगीत के अलावा देशभक्ति के गाने भी लोक डायरे में गाए जा रहे थे. उत्सव लाइक द पेलिया रिस्टिकल सॉन्ग sung in honor of martyrs. उत्सव को देशभक्ति लोक डायरे में गाए जाने वाले देशभक्ति गीत बहुत अच्छे लगे. उत्सव को देशभक्ति का जो गाना गाया जा रहा था वो बहुत अच्छा लगा. द नेक्स्ट देशभक्ति गीत मतलब जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में गाया जाने वाला गीत. द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर व्हाट डज पेलिया मीन्स. दूसरे दिन उत्सव ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, ग्रैंडफादर पेलिया मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है. His grandfather told him that a palia is a memorial commemorating the hero. A palia is a memorial commemorating the heroes. पेलिया का मतलब जो शहीद हुए हैं उनको याद करना है. इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मार्टियर हु हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स while protecting and ensuring the welfare of the people. यह एक उन शहीदों को एक ट्रिब्यूट है जो जिन्होंने देश की रक्षा और भलाई के लोगों की रक्षा और भलाई के लिए अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया. These palias are worshipped during festival and songs are sung as homage to these martyrs. This is the culture of our country. ये पैलियाज शहीदों का फेस्टिवल के दौरान शहीदों का पूजा किया जाता था और इनके याद में शहीदों के याद में गाना गाए जाते थे. दिस इज़ द ये हम लोगों के देश का कल्चर है. उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री. उत्सव और उसके फ्रेंड ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्रैंडफादर प्लीज़ हमको हमारे देश के कल्चर के बारे में और जानकारी दीजिए. वेट सेड ग्रैंडपा. ही वेंट इन एंड केम बैक विथ सम पिक्चर.
ही देन आस्क उत्सव, कैन यू सी टेम्पल इन दिस पिक्चर? ग्रैंडपा कहते हैं रुको, और फिर वो अंदर जाते हैं और कुछ पिक्चर के साथ कुछ चित्र हाथ में लेके आते हैं। ही देन, फिर वो उत्सव से पूछते हैं, क्या तुम इस पिक्चर में मंदिर को देख सकते हो? इट सीम एज इफ these stone have their own story to narrate, is it not it? तो ये जो पिक्चर में पत्थर दिखाई दे रहे हैं, क्या हर पत्थर की एक कहानी, पत्थर अपनी एक कहानी नहीं बताते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है? टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द राजपूत एज। आज हम राजपूत युग के सभ्यता और संस्कृति के बारे में तुमको बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। During the Rajput era, India was not ruled over by any one king. राजपूत युग के दौरान भारत पे केवल एक ही राजा के द्वारा शासन नहीं किया गया। India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military prowess. इंडिया उस समय बड़े और छोटे राज्यों में विभाजित थी और हर राज्य अपने राजा के सेना की सैन्य शक्ति पर निर्भर था। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टीज इन द प्रीवियस चैप्टर। तुमने राजपूत राजाओं और उनके डायनेस्टी के बारे में विस्तृत रूप से पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेसी, आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वेंशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। इस चैप्टर में हम उनके प्रशासनिक व्यवस्था, साहित्य, कलात्मकता और उनके ढेर सारे विजय के, उस समय पाए गए विजय के बारे में, जीत के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था। After the 7th century, various Rajput dynasties ruled in India. 7th century के बाद बहुत से राजपूत डायनेस्टी ने, राजपूत शासकों ने भारत पर शासन किया। However, even though different dynasty came to power, इस पर भी अलग अलग डायनेस्टी ने सत्ता पे आए, उनके हाथ में शासन आया। देयर वॉज लिटिल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अलग अलग डायनेस्टियों के शासन में आने, राज्य होने पर भी, शासन में आने पर भी, पर कोई उनके प्रशासनिक व्यवस्था में कोई चेंज नहीं आया। उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस युग की एक जैसी होती थी। तो किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, हालांकि जो राज्य का राज्योरण होता था वो वंशानुगत होता था। जो राजशाही होती थी वो वंशानुगत होता था कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था। इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। पर यह आवश्यक नहीं होता था कि बड़ा बेटा ही उसके बाद
राजा बनेगा। द हेयर अपैरेंट सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस। राजा के द्वारा सिलेक्ट किए हुए किंग, जिसको सिलेक्ट किया जाता था राजा के द्वारा, उसको क्राउन प्रिंस कहते थे। इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर इलेक्टेड और सिलेक्टेड देयर किंग। कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे लोगों और मंत्रियों के द्वारा भी राजा का चुनाव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वाइल इन कश्मीर किंग Yashakara was selected and enthroned by the Brahmin group. In Gujarat, Kumarpal was selected as the successor by the Council of Ministers. उदाहरण के तौर पे कश्मीर में राजा यशकारा को सिलेक्ट किया गया ब्राह्मणों के एक ग्रुप के द्वारा, उनको राजा बनाया गया। जबकि गुजरात में कुमारपाल को मंत्रियों के समूह ने सिलेक्ट किया, राजा बनाया। द मिनिस्टर वेयर अपॉइंटेड to assist the king of administer and manage the kingdom effectively. Yet at times people became victims of poor, wrong and administrative policies. मंत्रियों की नियुक्ति राजा की सहायता करने के लिए उनके प्रशासन को और राज्य को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए की जाती थी। फिर भी कभी कभी गलत नीतियों के कारण, गलत प्रशासनिक नीतियों के कारण गरीब जनता जो थी उसकी शिकार हो जाती थी। Now again I am repeating the main point of these paragraphs. Listen carefully. Medieval system of government had the format of monarchy. The position of king was in succession of generations. The heir apparent selected by the king was called the crown prince. Sometime either people or minister elected or selected their king. The king of Kashmir and the king of Gujarat are the examples. The ministers were appointed to assist the king in the administration of the kingdom. King carried out the administration, keeping in view the good of people and general welfare of people. Sometimes people became victim of poor administrative policies. Thank you.